चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। ओके सो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिए थे, ठीक है ना। वो होमवर्क आई होप आप लोगों ने किए होंगे। और मैंने आपको ये भी बोला था कि भाई वो जो होमवर्क मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, सिंपली आपको उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई भी डाउट रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में अगर हर क्वेश्चन मैं ही करके दूंगा तो वो भी तब जब आंसर की भी मैंने आपको दिया हुआ है तो मज़ा नहीं आएगा। ये चीज़ हमारी ऑलरेडी कितनी बार डिस्कस हो चुकी है। तो मैंने आपको बोला था कोई दिक्कत नहीं, आप ट्राई कर लो, जो नहीं जमता है वो मेरे को बता देना। तो बहुत सारे बच्चों ने उसका, मैंने बोला था कि कमेंट सेक्शन में बता देना, तो बहुत सारे बच्चों ने बताए हैं। जितने लोगों ने बताए हैं उनके चीज़ वो वाले प्रॉब्लम हम करते हैं, फिर हमारा आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि हमारा कल क्या हो गया था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की मदद से भी हमने जो सीखना था वो सीख लिए थे। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अलावा अगर मैं आपको बताऊँ तो हमको क्या सीखना था, उसके अलावा हमने गावरानी मेथड सीखनी थी, वो भी हम सीख लिए। आज हम देख लेंगे सेट्स वाली मेथड, और हमारे आज शायद प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है ना। चलिए ये इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स में डाउट्स थे बच्चों को। मैंने आपको कहाँ तक करवा दिया था कल, अगर आप देखोगे तो मैंने आपको करवा दिया था 9th प्रॉब्लम तक। 10th मेरे हिसाब से सबसे इजी था तो कुछ दिक्कत नहीं है। 9th हमने कर लिए थे, 10th शायद आप लोगों ने कर लिए होंगे, तभी इसके कोई भी डाउट नहीं आए। बेसिकली वो भी जो हमने पहले प्रॉब्लम करे विदाउट डिस्प्लेसमेंट वाला, एक निकाले फिर डाले नहीं वापस, वही वाला सेम है, तो वहाँ किसी को डाउट नहीं था। 11th वाले में कुछ लोगों को डाउट्स आए हैं, ठीक है ना। 11th वाले में कुछ लोगों को डाउट्स आए हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं वो क्या करके दे दूँ, करवा दे दूँ, ठीक है ना। ये देखो, ये मैंने जो आपके भेजे थे आपने वो उसमें से लिख के रख लिए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले 11th की मैं बात करता हूँ। अ बैग कंटेन्स 7 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स, 4 बॉल्स आर सक्सेसफुली ड्रॉन एंड नॉट रिप्लेस्ड। वो क्या बोल रहा है, एक बैग में 7 वाइट और 5 ब्लैक बॉल्स है, 7 वाइट बॉल्स है और 5 क्या है, ब्लैक बॉल्स है, ठीक है। तो टोटल कितने बॉल्स हो गए, 12 बॉल्स हो गए। टोटल बॉल्स हो गए कितने, 12। 4 बॉल्स आर सक्सेसफुली ड्रॉन, ठीक है ना, एक के बाद एक 4 बॉल हमने क्या करे, निकाले, नॉट रिप्लेस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर अल्टरनेटिवली ऑफ डिफरेंट कलर, दे आर अल्टरनेटिवली ऑफ डिफरेंट कलर। अब दे आर अल्टरनेटिवली ऑफ डिफरेंट कलर मतलब भाई ऐसा भी हो सकता है कि पहला वाला व्हाइट आ जाए, दूसरा वाला, ये देखो, पहला व्हाइट आ जाए, दूसरा ब्लैक आ जाए, फिर व्हाइट आ जाए, फिर ब्लैक आ जाए, ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि पहला क्या आ जाए, ब्लैक आ जाए, या क्या आ जाए, व्हाइट आ जाए, या क्या आ जाए, ब्लैक आ जाए, या क्या आ जाए, व्हाइट आ जाए। दो ही चीज़ें हो सकती है, ये दो ही संभावना है। देखो कॉमन सेंस आप समझ के देखो, उसने क्या बोला कि टोटल 12 बॉल्स है और हम 4 सक्सेसिव ड्राइंग्स कर रहे हैं, बट जो 4 सक्सेसिव हम ड्राइंग्स कर रहे हैं ना, ठीक है ना, वहां पे ऑल्टरनेटिवली हमको हर एक बॉल निकालना है, और ऑल्टरनेटिवली वो डिफरेंट कलर का है। ऑल्टरनेटिवली डिफरेंट कलर का मतलब क्या, ये ना हो सकता है कि हम पहली जो बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी पड़े, पहला व्हाइट आ जाए, दूसरा ब्लैक आ जाए, फिर वापस से व्हाइट आ जाए, क्योंकि दो ही कलर है। या तो ये ऑल्टरनेशन पॉसिबल है, या ऐसा पॉसिबल है कि भाई साहब पहला ब्लैक आ जाए, फिर व्हाइट आ जाए, फिर ब्लैक आ जाए, फिर व्हाइट आ जाए। ये दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्योंकि ये दो ही कलर है और दो ही कलर है और 4 ही बॉल निकाल रहे हैं हम, तो या तो ये तरीका हो सकता है या तो ये। अब या तो है, सर आपने प्लस क्यों लगा दिया, सर मैंने प्लस इसलिए लगा दिया क्योंकि यहां पे ये बोल रहा है या तो और, सर और मतलब या तो ये आ सकता है या तो ये आ सकता है, दोनों तो हो नहीं सकते, दोनों में से कुछ एक ही हो सकता है। सो इट इज कॉमन सेंस की बात कि हम दोनों, हमको क्या करना पड़ेगा, सॉरी, हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, दोनों की हमको क्या निकालनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटीज निकालनी पड़ेंगी। तो भाई अगर प्रोबेबिलिटी निकालते किसकी, पहला व्हाइट, दूसरा ब्लैक, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक, तो पहले व्हाइट की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सर व्हाइट बॉल कितने हैं, सर व्हाइट बॉल है, कहाँ गया भाई क्वेश्चन, 7, तो सर पहले वाले की तो होगी 7/12 मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि ये चारों साथ में आएंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि अलग अलग आएंगे, एक निकाले दूसरा तीसरा चौथा, चारों निकाल रहे। दूसरा ब्लैक, ब्लैक कितने हैं, 5, 5/12, दूसरा कितने, 5, सर 5/12 ना, सर बराबर कर रहा हूं ना भाई साहब, 5/11, सर क्यों 11, अरे एक निकाल लिए ना, अरे जब तुमने पहला बॉल निकाले तब उस समय तुम्हारे पास 12 बॉल थे और 7 क्या थे, ब्लैक थे, है ना। विदाउट रिप्लेसमेंट बोला उसने, ऐसा तो नहीं बोला कि वापस डाल दोगे। तो पहली बार में 7 ब्लैक बॉल थे, सॉरी व्हाइट बॉल थे, और 12 क्या थे, टोटल बॉल थे, तो हमने लिखे 7/12। जब दूसरा बॉल निकालने गए तो वो टाइम पे उस थैले के अंदर है ही 11 बॉल। तुम कॉमन सेंस लगा के देखो ना कि उस थैले के अंदर बॉल्स कितने, 11 ही बॉल है। जब उस थैले के अंदर ही 11 बॉल है तो बात ही खत्म होगी ना। उस थैले के अंदर 11 बॉल है तो कितनी बॉल आ सकते हैं, मैक्सिमम 11 ही आ सकते हैं।
या तीसरा वाला वाइट फिर से निकलेगा। अब तीसरे केस में वाइट कितने बचे, 6 बचे, 6 बचे, 6/10। फिर ब्लैक, ब्लैक कितने बचे, 4, 4/9। ये समझा? मैंने इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं करा, मैंने सिंपली ये करा कि 4 बॉल सक्सेसिवली आने वाले, एक आया, दूसरा आया, तीसरा, चारों निकालना है, चारों निकालना है, इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ऐसा तो नहीं है ना एक या दो, दोनों में से कोई एक, ऐसा नहीं है, दोनों निकालना है, चारों निकालना है। तो पहला ब्लैक व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी, फिर ब्लैक आने की, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट। ये मैंने कर दिया। अच्छा, या तो सर ये भी तो हो सकता है ना, ये हो जाए सर। सर इसमें क्या अलग होगा, है तो वही, नहीं भी बनाया तो चलता ऐसे तो, लेकिन है वही। पहला ब्लैक आएगा तो पहला ब्लैक की 5/12 मल्टीप्लाइड बाय 7/11 मल्टीप्लाइड बाय 4/10 मल्टीप्लाइड बाय कितने बचे, 6/9। सर सॉल्व करो इसको। सर 7 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 4 840, 7 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 4 840, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 11880, 5 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 6 सर 840। सर ऊपर तो वही डिजिट से तो वही रहने वाले हैं ना, और नीचे भी वही डिजिट से तो वही रहने वाला है, मल्टीप्लिकेशन, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है सर। 880, अब इन दोनों को ऐड कर दो। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकता था, मैं बोला नहीं ठीक है हमको ऐड ही करना है। 1680 अपॉन कॉमन ले लो भाई साहब, ये आ गया आपका आंसर। इसको कटिंग पिटिंग करना है तो कटिंग पिटिंग कर सकते हैं। तो 1680 डिवाइडेड बाय 11880, यू विल गेट द आंसर। ठीक है ना, क्लियर? अरे बोलो क्लियर। ओके डन, ये हो गया आपका 11th वाला। और किस में डाउट थे आप लोगों को? 12th वाले में। तो 12th वाला ले लेता हूँ। अ बॉक्स कंटेंट 4 रेड A box contains 4 red and 3 white balls. Excuse me. 4 balls are successively drawn. 4 balls जो है successively drawn and not replaced. What is the probability? Sorry, my mistake. A box contains 4 red and 3 white balls. One ball is drawn. In its place, a ball of other color is put in the box. A box contains 4 red और 3 white ball. एक बॉल हमने निकाले, बोले एक बॉल हमने कोई भी निकाले, and in its place a ball of other color is put. Now one ball is drawn from it. Find the probability that it is a red. अब ये थोड़ा सा ना पेचीदा सवाल है। पेचीदा क्यों है, ध्यान से सुनना। पेचीदा क्यों ये सुनना, एक मिनट है। क्लियर? यहां पे वो क्या बोलना चाह रहा है कि हमने, भाई समझो बात को, हमने क्या करे, एक बॉल निकाले और उसके बाद में फिर उसकी जगह पे दूसरे कलर वाला बॉल डाल दिया। यानी अगर मान लो 2 बॉल है, 2 बॉल कौन से है हमारे पास, एक रेड है एक वाइट है, रेड और वाइट है। तो अगर मान लो पहला रेड आया तो हमने क्या करे, एक और उसके अंदर वाइट डाल दिए। अगर पहला रेड आया होगा तो एक और हमने क्या डाल दिए, दूसरे कलर वाला बॉल, मतलब वाइट डाल दिए। अब वाइट की संख्या बढ़ गई, टोटल उतनी रही लेकिन वाइट की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। समझ में आई बात? या तो ये हो सकता है कि पहला वाइट निकला होगा तो हमने उसके अंदर रेड डाल दिए होंगे, तो टोटल तो वही संख्या रही, रेड की संख्या क्या होगी, बढ़ गई, है ना। तो इस तरीके से अब हमको ये प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको कि भाई रेड जो अगर आता है, रेड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अगर क्या आता है, रेड आता है, तो रेड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो सबसे पहले ना ये थोड़ा सा पेचीदा है, इसमें पेचीदगी क्या है बताओ। पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है ध्यान दो, एक मिनट यार,
थोड़ा सा पता नहीं सर्दी वर्दी लग रही। हाँ सो भाई ऐसा हो सकता है कि जो दोनों बॉल है वो रेड आ जाए, फर्स्ट वाला भी रेड आ जाए एंड सेकेंड वाला भी रेड आ जाए, दोनों बातें हो सकती है। यानी पहला भी हो सकता है रेड आ जाए, दूसरा भी हो सकता है क्या आ जाए, रेड आ जाए। अब पहला बॉल रेड आ रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो रेड बॉल कितने आपके पास, सॉरी रेड बॉल कितने, 4 और टोटल बॉल कितने हैं, 7। तो फर्स्ट बॉल रेड आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी है 4/7 एंड क्योंकि एंड लिखा है इसलिए मल्टीप्लाई। अब फर्स्ट बॉल रेड आ रहा है, फर्स्ट बॉल आपके पास क्या आ रहा है, रेड आ रहा है, सेकंड भी रेड आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी। सर अब मेरे पास कितने रेड बॉल बचे, सर 3। अरे सर नहीं ना, वापस डाल दिया ना, वापस मैंने रेड बॉल नहीं डाला, वापस मैंने जो डाला वो कौन सा बॉल डाला, दूसरे कलर का डाला, रेड बॉल डाला कि वापस मैंने नहीं। तो 3/7, तो ये काई की प्रोबेबिलिटी आ गई, 4 3 12 और 7 7 49। तो ये काई की प्रोबेबिलिटी आ गई कि फर्स्ट और सेकंड दोनों बॉल क्या आ जाए, रेड आ जाए, फर्स्ट और सेकंड बॉल क्या आ जाए, रेड आ जाए। ठीक है, तो ये हो सकता है। अब दूसरा भाई अलग भी, ये भी हो सकता है। अच्छा ये सेकंड, यहाँ क्वेश्चन ध्यान से समझो, 1 बॉल इज ड्रॉन, यानी पहला जो बॉल है ना वो कोई भी हो सकता है, एंड इन इज प्लेस ऑफ अ बॉल और पुट सॉरी अदर कलर इज पुट, नाउ 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट एंड दैट इज ऑफ रेड। अब थोड़ा वर्ड पढ़ने की कोशिश करो, वो क्या बोल रहा है कि जब नेक्स्ट वाला बॉल निकालोगे, सेकंड वाला, सॉरी मैं क्या कर रहा हूं बार बार, हाँ अब जो नेक्स्ट वाला सेकंड वाला बॉल निकालोगे दैट शुड बी रेड। मतलब यहाँ पे क्या बात हो गई, ये बात यहाँ पे ये हो गई कि भाई जो सेकंड नंबर का बॉल है वो फिक्स कर दिया उन्होंने कि सेकंड बॉल वो रेड ही होना चाहिए। तो बट ऑब्वियस बात है कि सेकंड बॉल अगर रेड होना चाहिए तो फर्स्ट बॉल जो है वो वाइट भी हो सकता है, फर्स्ट बॉल हो सकता है रेड भी हो। तो हमने फर्स्ट पे रेड रख के देख लिए कि दोनों रेड आ जाए। अच्छा दूसरा ये भी हो सकता है, वहां पे ये नहीं लिखा है कि दोनों रेड आने चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। वहां पे लिखा है कि जो सेकंड की लाइन लिखी ना उसके आगे लिखा दैट शुड बी, मतलब वो जो सेकंड वाला बॉल है दैट शुड बी रेड, फर्स्ट कोई भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इज वाइट एंड सेकेंड इज रेड, क्योंकि सेकेंड तो रेड होना ही चाहिए, ऐसा बोल रहा है। तो भाई इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होंगी, पहला बॉल वाइट है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होंगी क्या मानूं क्या हो गया, 3, अरे सेम है ना यार, 3/7 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड वाला रेड है। सेकेंड वाला रेड कब हो सकता है सर, सेकेंड वाला रेड है मतलब देखो पहले बार में अगर सर व्हाइट निकला ना तो सेकेंड बार में निकालते समय हमको ना एक और बॉल डालना पड़ेगा और वो दूसरे कलर का, यानी अगर पहला व्हाइट निकाले तो दूसरा हमको रेड डालना ही पड़ेगा। तो सर पहले से ऑलरेडी 4 रेड है और एक और रेड आ जाएगा तो 5 रेड हो जाएंगे और टोटल बॉल हो गया 7। कितना हो गया, 3 5 15, 7 7 49। बेसिकली ये 12/49, 15/49 मल्टीप्लीकेशन। सर मल्टीप्लीकेशन क्यों, क्योंकि भाई इसकी कुछ भी हो सकता है। 12 × 15 कितना हो गया, सॉरी मल्टीप्लीकेशन नहीं, मैं मिस्टेक, अरे बाबा मल्टीप्लीकेशन काहे करेंगे, प्लस करेंगे ना। अबे या तो ये सिचुएशन हो सकती है या तो ये, दोनों में से एक ही सिचुएशन हो सकती है ना, दोनों सिचुएशन थोड़ी ना राइज हो सकती है। मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे, प्लस करेंगे। सर क्यों, अरे बाबा और है ना, या तो ये एक रेड, दोनों रेड आ जाए, या तो एक वाइट या एक रेड आ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। अबे 2 ही तो बॉल निकाल रहे, 4 थोड़ी ना निकाल रहे। तो 12 और 15 27/49, so that is the answer. क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। इसके अलावा और क्या बोले थे, 14 का बी वाला, हाँ वो तो हक बनता ही है तुम्हारा। 14 का बी वाला तो मतलब हक बनता है, वो तो मतलब मेरे को मालूम है कि इसमें डाउट आना ही था, ठीक है ना। आओ पढ़ते हैं क्या बोलता है। 5 men out of 20 are graduates in if 3 men are picked at random, मतलब 5 आदमी ही है जो 20 आदमी में से ग्रेजुएट है। इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकला कि 5 आदमी बीच में से ग्रेजुएट है तो बचे हुए 15 जो है वो नॉन ग्रेजुएट है। 5 ग्रेजुएट है तो 15 क्या है, नॉन ग्रेजुएट है। 5 men out of 20 are graduate, so that means 15 are non graduates. If 3 men are picked at random, मतलब 3 आदमी तुम निकाल रहे रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे ऑल आर ग्रेजुएट। मतलब पहली बात ये हो सकती है कि भाई सारे के सारे ग्रेजुएट हो। सर सारे के सारे ग्रेजुएट हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो बहुत सिंपल है, 5C3/20C3। सर क्यों, अरे बाबा टोटल कितने लोग हैं, 20 में कितने निकाल रहे हैं, 3, 20C3। और जो 3 बचे वो काय में से निकालने हैं, ग्रेजुएट में से, तो 5 ग्रेजुएट उसमें से 3 निकालेंगे, जस्ट लाइक पत्ते वाला केस। हाँ लेकिन अब जो सेकंड वाला केस आता है ना,
एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ग्रेजुएट। मतलब आप जो 3 लोग निकाल रहे हो उसमें कम से कम एक बंदा तो ग्रेजुएट होना चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ग्रेजुएट। ऐसे एटलीस्ट वाले प्रॉब्लम बहुत जोरदार रहते हैं, मेरे को बड़ा मजा आता है इसमें। चलिए तो आगे देखते हैं क्या हो गया, 1 मिनट। हाँ, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ग्रेजुएट। अब एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ग्रेजुएट का मतलब क्या हो गया, 3 लोग निकाल रहे, तो हो सकता है पहला वाला ग्रेजुएट हो सकता है दूसरा वाला ग्रेजुएट हो सकता है तीसरा वाला बंदा ग्रेजुएट हो सकता है तीनों की तीनों ग्रेजुएट हो। ये बात हो सकती है ना। इसमें केस क्या बन सकता है, पहला केस बनेगा एक ग्रेजुएट 2 नॉन ग्रेजुएट, एक ये बात हो सकती है। दूसरा 2 ग्रेजुएट 1 नॉन ग्रेजुएट। तीसरा तीनों ग्रेजुएट और 0 ग्रेजुएट, 0 नॉन ग्रेजुएट। तीसरा ग्रेजुएट और 0 नॉन ग्रेजुएट, यही हो सकता है। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ग्रेजुएट, 3 लोगों में से कम एक तो भी ग्रेजुएट होना। तो 1 ग्रेजुएट 2 नॉन ग्रेजुएट, 2 ग्रेजुएट एटलीस्ट, मतलब 2 भी चलते 3 भी चलते, है ना। क्या नहीं चलता तुमको, या तो एक काम करो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, इसकी निकाल लो, इसकी निकाल लो और तीनों को ऐड कर दो, ये भी कर सकते, ठीक है ना। सॉरी यार, आज पता नहीं क्या और ध्यान देंगे। हाँ, सो ऐसा नहीं बोल सकते क्या मैं, या तो ये तीनों को प्लस कर दो, काम खत्म हो जाता। या तो ये तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका ऐसा नहीं हो सकता क्या। देखो टोटल जो प्रोबेबिलिटी रहती ना वो 1 रहती। हमेशा ये याद रखना कि अगर एटलीस्ट की प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 इज ग्रेजुएट, दैट मीन्स एटलीस्ट की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। अब सर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन का मतलब क्या हो गया, मैं ये बोल रहा हूं कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 रहती है ना, और हमको चाहिए कम से कम एक ग्रेजुएट। तो एक काम करते हम, जो नहीं चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर देते। आई एम अगेन रिपीटिंग, जो नहीं चाहिए, देखो क्या चाहिए, एक ग्रेजुएट 2 नॉन ग्रेजुएट, या तो ये चलता, या तो 2 ग्रेजुएट 1 नॉन ग्रेजुएट, ये भी चलता, या तो 3 ग्रेजुएट 0 नॉन ग्रेजुएट, ये भी चलता। तो एक काम कर लो, इनकी प्रोबेबिलिटी इनकी निकाल लो, तीनों को ऐड कर दो, ऐसा आ जाएगा, बट बहुत टाइम लगेगा। उससे एक काम करते ना, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है तो 1 में से हम माइनस कर देते जो नहीं है, मतलब नॉन ग्रेजुएट्स। तो बेसिकली 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल आर नॉन ग्रेजुएट, जो हमको नहीं चाहिए, यानी हमको ये सिचुएशन नहीं चलती कि भाई एक भी ग्रेजुएट ना हो, कम से कम एक तो ग्रेजुएट हो। तो ये ने क्या कर दिया, ऑल नॉन ग्रेजुएट्स की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर दिया। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल नॉन ग्रेजुएट, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होंगी, 15 नॉन ग्रेजुएट है, 15C3 अपॉन 20C3। तो 15C3 15 इंटू 14 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 6, ये आ गया कुछ 445। 1 माइनस 455 अपॉन 20 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18, क्या हो गया 20 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18 अपॉन 6, 1140। तो 1140 तो सॉल्व करो। तो बेसिकली मेरा आंसर बचा 685 अपॉन 1140। इसको चेक कर लो बराबर है कि नहीं।
कटिंग फिटिंग आप कर सकते हैं, हो गया सर। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन कर दो ना, आंसर आ जाएगा इजीली, सिर्फ समझने की देर है। ये तरीका तो एटलीस्ट का निकालने वाला सबसे अच्छा है। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, या तो ये या तो ये या तो ये, लेकिन उसमें एक चीज रहती है कि ये नहीं चलेगा, तो एक काम करो ना, 1 में से जो नहीं चलेगा वही माइनस कर दो, तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नहीं तो आपको थोड़ा लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आंसर उससे भी आता बट लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या हो गया भाई, क्लियर? इसके बाद बोला गया था मेरे को 2 का डी, मेरे को नहीं लगता 2 के डी में कुछ होना चाहिए, बच्चे ने बोला है तो मेरे को बताना फर्ज बनता है। 2 डाइज आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ नाइदर 8 और 10? ये तो मैंने क्लास में बताया था ना, नाइदर 8 और 10 मतलब जो सम है वो 8 या 10 नहीं होना चाहिए। अब जो सम है वो 8 या 10 नहीं होना चाहिए, मतलब क्या हो गया बेटा, कहाँ गया वो मेरा कराया वो प्रॉब्लम, हाँ मतलब 8 और 10 को छोड़ के चलता सब। तो एक काम कर लो, नाइदर 8 और 10, 8 आने की और 10 आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, उसको 1 से माइनस कर लेंगे। देखो 8, ये तो बताया था ना 8 आ सकता है, नाइदर 8 ही था ना, हाँ नाइदर 8 और 10, ये तो क्लास में कराया था ना, शायद गलती से लिख दिया होगा बच्चे ने। 1 2 3 4 5 और 10, ये तो क्लास में करवा चुका हो रहे मैं, वही तो बोल रहे तो करवा चुको, कैसे ये सॉल्व है, तो सोल्यूशन है, शायद गलती से लिख दिया होगा बच्चे ने। ओके चलिए भाई साहब आगे चलते। अब आ जाता हूं मैं थोड़े से इसके दूसरे तरीकों पे, आई होप बाकी आप लोगों ने कर लिए होंगे। अब दूसरा तरीका इसका आता है, वो आता है सेट्स वाला। मेरे हिसाब से सेट्स वाला तरीका भी आपने क्लास में पढ़े होंगे। सेट्स बेसिकली सेट्स वाला तरीका नहीं है, सेट्स ही एक तरीका है अपने आप में जिसकी मदद से भी आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। अब दैट डिपेंड्स आप किससे निकालना चाहते हो, कुछ क्वेश्चन सेट से इजीली सॉल्व हो जाते हैं, कुछ सादे वाले से, परम्यूटेशन से हो जाते हैं, कुछ सादे वाले से। अब वो तो आपको पेपर में क्वेश्चन देख के समझ में आएगा किससे क्या निकालना चाहिए, निकलेंगी प्रोबेबिलिटीज, लेकिन कुछ केसेस ऐसे रहते जो सेट्स में इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अब सेट्स के केस में ना आप लोगों को सेट्स पहले तो समझ में आने जरूरी है कि ए सेट बी क्या, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए यूनियन बी क्या होता है, ठीक है ना, ये मेन तो यही है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया, ऑकरेंस ऑफ दो लोग जब साथ में आ रहे हैं, दोनों चीजें साथ में, यानी अगर मेरे को डायग्राम बना के आपको दिखाना है एक एक करके, तो मैं डायग्राम बनाते चलता हूँ। मैं देखो सेट तो मैं मेरा फेवरेट टॉपिक है, मैं इसको भी बहुत डिटेल में पढ़ा सकता, बट वही है यार, ये अननेसेसरी का भी तुमने पढ़े चुके होंगे मैथ्स में, और बहुत अच्छे से आता है मैथ्स वाले बच्चों को, तो बाद में फिर बच्चे चिड़चिड़ करते यार ये काय को पढ़ा रहे, इसलिए मैं ज़्यादा उसमें दिमाग लगाते हुए प्रोबेबिलिटी पर ध्यान देता हूँ। भाई ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये भी ए है, ये बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला पार्ट, बराबर है कि नहीं। उसके फॉर्मूले दिए हुए हैं, ए इंटू बी, नॉन ऑकरेंस ऑफ ए एंड बी बोथ, तो एक काम करो, बोलता है नॉन ऑकरेंस ऑफ ए एंड बी, ए और बी दोनों नहीं आना चाहिए, तो ए और बी दोनों नहीं होना मतलब क्या होना, बचा हुआ ये पूरा यूनिवर्स है, तो ए और बी माइनस कर दो उसमें से, खत्म हो जाएंगी बात। तो इसका प्रॉब्लम देखते हैं, फिर आपको क्लैरिटी आ जाएगी। इसका डायग्राम अगर आपको समझना है तो यहाँ पे समझा सकता हूँ मैं, अगर किसी को समझने की इच्छा होगी। तो ये तरीका है, ये देख लो, ए यूनियन बी, ए प्लस बी इज नथिंग बट ए यूनियन बी, ए भी आ गया बी भी आ गया, दोनों आ गए, ठीक है ना। दूसरा आता है ए यूनियन बी, आपको बस ये एक एक क्वेश्चन से पहचानना पड़ेगा कि आप क्या बोल रहे हो। पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए यूनियन बी मतलब पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। कई बार क्या होता है ना, दो टाइप के इवेंट्स होते हैं, एक इवेंट होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जिसका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता, जिसमें कॉमन कुछ नहीं रहता, जैसे आप हो मैं हूं, हम दोनों की फैमिली है फॉर एग्जाम्पल, आपकी और हमारी फैमिली में कुछ कॉमन नहीं है, कोई हमारे नाते रिश्तेदार सेम नहीं है, आप अलग मैं अलग, तो भाई मेरी पूरी फैमिली ऐड कर ली, आपकी पूरी फैमिली ऐड कर ली, निकाल लिया यूनियन भी। अब कई बार ऐसा रहता है ना, मैं और मेरी वाइफ, अब मेरे घर के अंदर कितने बंदे, तो मेरे घर के अंदर 10 बंदे, मेरी वाइफ के घर के अंदर कितने बंदे, तो उसके घर के अंदर 11 बंदे, टोटल कितने हो गए 21, ठीक है ना। अब उसके अंदर क्या होता है ना, जब उसके घर के बंदे गिनने जाते तो उसमें वो लोग मेरे को भी गिन लेते, और जब मेरे घर के बंदे गिनने जाते तो मेरी वाइफ को भी गिन लेते, मेरे घर के बंदे हम लोग गिनते तो मेरी वाइफ को भी गिनते, यानी बेसिकली हम दोनों जो है वो दोनों जगह कॉमन है,
बिकॉज इधर भी वाली फैमिली भी हम आते, उधर वाली में भी हम आते। तो बोलने का मतलब क्या, अगर हम इधर वाली में भी आते, इधर वाली में भी आते, तो हम लोग रिपीट हो रहे हैं, मतलब हम ए इंटरसेक्शन है। तो यानी देखो थोड़ा सा इसको डायग्राम से अगर फॉर्मूले समझोगे ना तो इजीली पढ़ेंगे आपको। ये देखो दो ऐसी फैमिली जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली अगर मैं डायग्राम को अगर आपको ड्रॉ करके बताऊं तो ये एक डायग्राम, ये एक डायग्राम, ये ए है, ये बी है। अब इसका आपको ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। तो आप क्या करोगे, आप करोगे सिंपली फॉर्मूला क्या बनाओगे, आप फॉर्मूला बनाओगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये और ये दोनों ऐड हो गए। लेकिन अगर मेरे को यहाँ पे ऐसा कोई इवेंट है जो कि इंटरसेक्शन इवेंट है, ये मेरी फैमिली, ये मेरी बीबी की फैमिली, और ये दोनों हम जो दिख रहे हैं आपको ए इंटरसेक्शन बी, ये मैं और मेरी बीबी जो दोनों फैमिली में कॉमन है, तो क्या आप मेरे को इधर भी गिनोगे? हाँ सर, पी ऑफ ए यूनियन बी। जैसे मेरी फैमिली इधर आपने मेरी फैमिली में मेरे को भी गिने, मेरी वाइफ को भी गिने, मेरी वाइफ की फैमिली में मेरे को भी गिने, मेरी वाइफ को भी गिने। भाई तो ऐसा नहीं हो गया क्या, दोनों जगह दो बार आ गए हम लोग। हमारी फैमिली, मेरी फैमिली में 10 मेंबर है, मेरे को मेरी वाइफ को मिला के, मेरी वाइफ की फैमिली में 11 मेंबर है, मेरे को मेरी वाइफ को मिला के। तो क्या दो लोग जो है वो डबल काउंट नहीं हो रहे क्या? यहाँ पे भी दोनों काउंट हो गए, यहाँ पे भी दोनों काउंट हो गए। तो बेसिकली ऐसे केसेस में आप माइनस क्या कर देते हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना। ये किस में करना पड़ेगा, जब इंटरसेक्टिंग इवेंट्स है, दोनों में कॉमन चीजें हैं, कुछ इंटरसेक्शन है, तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तीसरा आ जाता है भाई ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री वाला हो गया, यानी ए बी सी, फिर वो सबके जो कॉमन वाले हैं। अब ये तीन वाले पेपर में ऐसे आते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए ए बी सी। अब इसके अंदर ना लोचा क्या आ जाता है, ए बी सी, ये भी एक कॉमन हो जाता है, ये भी एक कॉमन हो जाता है, ये भी एक कॉमन हो जाता है। तो तीनों को उठा के क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। नॉन ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द टू इंटरसेक्टिंग इवेंट। अब ये देखो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन का मतलब क्या, पढ़ने का मतलब समझो पहले। वो क्या बोलना चाह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, बोलो सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो चीजें ए में आती यूनियन बी में आती, दोनों में इंटरसेक्शन है, ठीक है ना, उनको छोड़ के ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। मैम ये बार बार आज पता नहीं मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है शायद सर्दी की वजह से, तो मैं बार बार इंटरसेक्शन बोल रहा हूं, जबकि ये ए कॉम्प्लीमेंट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है पहले समझो। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के पूरी दुनिया, तो 1 माइनस पी ऑफ ए को छोड़ दू, उसके अलावा पूरी दुनिया हमको चलती, तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, 1 माइनस पी ऑफ बी, मतलब बी को छोड़ के पूरी दुनिया इज ऑलवेज 1, पूरी दुनिया इज ऑलवेज 1। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया ए को छोड़ के पूरी दुनिया, तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ में माइनस कर दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ जाएंगी, ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएंगी। एंड 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस कर दो तो क्या जाएंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझ में आया क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब आता है जो ए में आता है उसको नहीं लेंगे, तो ए को छोड़ के पूरी दुनिया। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के पूरी दुनिया। अब वो बोल रहा है ए को छोड़ के पूरी दुनिया, बी को छोड़ के पूरी दुनिया, तो बेसिकली क्या फॉर्मूला हो गया, 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, खत्म बात। फॉर्मूले या तो ये देखो, ये चक्कर में तो या तो तुम फॉर्मूले याद कर लो, या तो तरीका समझ लो, इससे तुम्हारी प्रोबेबिलिटी इजीली सॉल्व हो जाएगी। ऑकरेंस ऑफ बोथ इंटरसेक्टिंग इवेंट, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो हम पढ़ चुके हैं, अभी पढ़े, रिवर्स करना फॉर्मूला। आओ थोड़ा क्वेश्चंस करते तो क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। आओ, ऐसा तो समझ में आएगा नहीं, थोड़ा सा दिक्कत होंगी नहीं तो आप लोगों को। 19th वाला देखो, इफ एक्स स्पीक्स ट्रूथ इन 4 आउट ऑफ 5 केसेस। भाई एक्स जो आदमी है ना, वो 4 में से 5 केसेस में क्या बोलता है, सच बोलता है। क्या बात है, आदमी अच्छा है। वाई स्पीक्स लाई इन 2 आउट ऑफ 5 केसेस। If X speaks truth in 4 out of 5 cases,
तो इसका मतलब ये हो गया क्या, अगर x 4 में से 5 केसेस में 5 में से 4 केसेस में सच बोलता है तो बट ऑब्वियस सी बात है x स्पीक्स लाई इन 1 माइनस 4/5 दैट इज इक्वल्स टू 1/5 बराबर. इफ y स्पीक्स लाई इन 2 आउट ऑफ 5 केसेस, तो इसका मतलब ये हो गया कि y स्पीक्स ट्रूथ इन 3/5 केसेस, 1 माइनस 2/5. गलत है कि सही है? सही है सर, बस ये निकाल लिया, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. बोथ विल स्पीक ट्रूथ, एक्स भी ट्रूथ बोलता वाई भी ट्रूथ बोलता. ये तो डायरेक्ट, ये तो इसका परमिट वाला नहीं है, ये इससे सादे से भी सॉल्व हो जाएगा, मिक्स है ये. इफ बोथ स्पीक्स ट्रूथ, मतलब मेरे को क्या भी चाहिए यहाँ पे, एक्स के प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ट्रूथ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई ट्रूथ. सर आपने एंड क्यों लिखे सर? वो दोनों बोल रहे ना, बोथ बोले ना उसने, बोथ का मतलब ही क्या हो गया? बोथ का मतलब ये हो गया भाई वो दोनों को ट्रूथ बोलना जरूरी है. तो इस और दोनों एक दूसरे से कोई रिलेटेड नहीं है, दोनों अलग अलग बंदे हैं. ऐसा तो नहीं है ना कि एक्स ट्रूथ बोलेगा तो वाई बोलेगा, ऐसा कुछ है क्या मिक्सचर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, दोनों का आपस में कोई लेना देना ही नहीं है. तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ट्रूथ, क्या होंगी प्रोबेबिलिटी एक्स के ट्रूथ की? आप ही बताओ क्या होंगी प्रोबेबिलिटी एक्स के ट्रूथ की? सर यहां लिख के दिया ना अभी 4/5. वाई के ट्रूथ की चेक कर लेना, वो गलत ना लिख लूँ बस, वो गलत हो गया तो पूरी प्रॉब्लम ही गलत हो जाएंगी. मल्टीप्लीकेशन 4 3 12 और 5 25, तो ये बेसिकली हो जाएगा, कोई भी फॉर्मूले से काट लो इसको, किससे कटता होगा देख लो. क्लियर? मेरा आंसर आ गया 12/25. दूसरा क्या है भाई साहब? बोथ स्पीक लाई. सिंपल है भाई, बोथ स्पीक लाई का, इसके लाई बोलने की क्या है 1/5 मल्टीप्लाइड बाई इसके लाई बोलने की क्या है 2/5. 1 2 1 2 5 5 25, तो बेसिकली आएगा 2/25. एक्स स्पीक्स ट्रूथ, वाई स्पीक्स लाई. एंड मतलब एक्स ट्रूथ बोल रहा एंड वाई लाई बोल रहा. एक्स के ट्रूथ बोलने की क्या है 4/5, वाई के लाई बोलने की क्या है 2/5, तो 4 2 जा 8 और 25, तो 8/25 है. चिल्लर? अरे चिल्लर है कि नहीं? तुम बोलोगे सर नहीं तो फटाफट करा रहे, ये तुम सब कर लेना. हाँ, फिफ्थ वाले पे मैं आता हूं. एटलीस्ट वन स्पीक्स ट्रूथ. एटलीस्ट वन स्पीक्स ट्रूथ मतलब क्या हो गया? एटलीस्ट वन स्पीक्स ट्रूथ का मतलब हो गया कि दोनों में से एक बंदा तो भी सच बोलता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन स्पीक्स ट्रूथ, इसका मतलब क्या हो गया? या तो एक्स सच बोलेगा या तो वाई सच बोलेगा, या तो एक्स सच बोलेगा वाई झूठ बोलेगा, या वाई एक्स सच झूठ बोलेगा वाई सच बोलेगा, या दोनों के दोनों क्या बोलेंगे? सच बोलेंगे. बट क्या नहीं चलेगा वो ढूंढो. एटलीस्ट वाले में क्या नहीं चलेगा? कि दोनों के दोनों झूठ बोल रहे, ये नहीं चलेगा. तो दोनों के दोनों झूठ बोल रहे, ये नहीं चलेगा. सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ स्पीक्स लाई. तो दोनों के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या? अभी तो निकाले हमने 1 माइनस 2/25, कितना हो गया? करके देख लो. क्लियर? वही नीचे वाला सेम है. दे आर सेम ओपिनियन. भाई जो है ऑप्शन दोनों के सेम ओपिनियन होने चाहिए. सर सेम ओपिनियन मतलब अगर एक झूठ बोल रहा है
तो वाई भी झूठ बोल रहा हूँ। एक्स सच बोल रहा है तो वाई भी सच बोल रहा हूँ। तो या तो एक्स सच बोलेगा तो वाई सच बोलेगा, या तो एक्स झूठ बोलेगा तो वाई झूठ बोलेगा। यही है, तभी सेम ओपिनियन रहेंगी, है ना। तो क्या नहीं चाहिए कि दोनों की कॉन्ट्राडिक्ट कर ले, ऐसा भी बोल सकते। तो सेम ओपिनियन का मतलब क्या हो गया? सेम ओपिनियन का मतलब हो गया एक्स ट्रूथ एंड वाई भी ट्रूथ प्लस एक्स लाई एंड वाई भी लाई। निकाल लो एक्स की टू, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, आंसर आ जाएगा। दे कॉन्ट्राडिक्ट्स ऑन फैक्ट्स, मतलब अगर एक्स सच बोल रहा है तो वाई झूठ बोल रहा है, वाई सच बोल रहा है तो एक्स झूठ बोल रहा है। सो 1 माइनस से आप सेम ओपिनियन माइनस कर दो तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्राडिक्टरी आ जाएंगी। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम ओपिनियन। क्लियर और नॉट? समझा या नहीं समझा? चिल्लर है। नेक्स्ट वाले वो आपके लिए है वो। समझा? इसके आगे का कल देखते हैं यार, आज मेरी इच्छा थी खत्म करने की बट मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में खत्म। मेरी इच्छा थी आज ही खत्म कर दूँ टू वेरी ऑनेस्ट, बट होगा नहीं खत्म क्योंकि मेरी कैपेसिटी नहीं इससे ज़्यादा आज। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस, बाय 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 बाय।